दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने लगाई पाठशाला। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम ने छात्रों को दिए तनाव से मुक्त होने के टिप्स। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी किया संवाद। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में अहम बैठक। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद जारी हो सकती है प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश के कूनो में फरवरी में आएंगे 12 और चीते। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ समझौता। अगले 8 से 10 सालों तक हर साल 12 चीतों को भेजने की योजना। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के सरकार के फैसले का किया स्वागत। फेडरेशन के मुताबिक सरकार के इस फैसले से गेहूं और आटे की कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक की आ सकती है कमी। उत्तरी सोमालिया में अमेरिकी सेना के हमले में आईएसआईएस सरगना बिलाल अल सुदानी ढेर, अन्य 10 आतंकी भी मारे गए। पूरे अफ्रीका में आईएसआईएस के विस्तार और अन्य गतिविधियों को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। 11 की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका ने की हमले की निंदा। और ग्रैंड स्लैम जीतकर टेनिस को अलविदा कहने का सानिया मिर्जा का सपना टूटा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स फाइनल में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ब्राजील की जोड़ी ने सीधे सेटों में हराया। और न्यूजीलैंड का वनडे में सफाया करने के बाद अब टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड हार्दिक पांड्या की कप्तानी में T20 सीरीज में धमाल मचाने के लिए तैयार। पहला मुकाबला आज शाम रांची में। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत अहम खबरों के साथ। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान के मॉडल्स और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी ली, जिसमें पेंटिंग, पर्यावरण और विज्ञान के कई पहलुओं को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। और परीक्षा के लेकर बच्चों में किसी भी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि वे सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को हावी ना होने दें। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए। हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। और आजकल बढ़ते गैजेट्स के उपयोग पर बच्चों सहित अभिभावकों और देश के सभी क्रिएटिव लोगों को पीएम ने सुझाव दिया कि जीवन में तकनीक को हावी ना होने दें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए
कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। और सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा तो पास की जा सकती है, लेकिन जीवन की परीक्षा नहीं। परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज है सच, ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे समाज में दिखावे के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा। सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। और विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। टाइम मैनेजमेंट की प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं,
माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। और देश भर में विद्यार्थियों ने आज प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा की। पीएम से चर्चा के बाद छात्र काफी उत्साहित नजर आए। पीएम से टिप्स पाकर छात्र कितने तनाव मुक्त हुए और उनका क्या कुछ अनुभव रहा, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने दिल्ली में मौजूद छात्रों के साथ। देश भर के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा की। किस तरह का रहा स्कूलों का अनुभव, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय विज्ञान विहार के प्रधानाचार्य डॉक्टर गया रविदास जी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनके द्वारा उठाया गया कदम परीक्षा पर चर्चा, इसके माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेश के बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं। परीक्षा में किस तरह से तनाव मुक्त अपने प्रश्नों का उत्तर दें, इसी क्रम में सर हमारे विद्यालय के आज सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर के साथ में जो बच्चों ने इंटरेक्शन किया, अपने प्रश्न पूछे, इस संदर्भ में इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी लाभान्वित हुए। इनको ये कहीं न कहीं इनके जीवन में एक फ़ायदा होगा कि किस तरह से परीक्षा में तनाव मुक्त अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दें। जैसा कि आज एक बेहतर उदाहरण उन्होंने दिया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। उन्होंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि किस तरह से माँ दिन भर अपने दिनचर्या घर की काम देखते हैं, इस तरह से बच्चों को भी कहीं न कहीं सीख मिलेगा कि अपने डेली स्टूडेंट लाइफ में सारे काम समय के अंदर कैसे कंप्लीट करें। विद्यार्थी हमारे साथ हैं जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा को सुना बहुत गौर से। आप बताइए क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने आज मुझे सिखाया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये सीखा है कि जैसे कि आपने बोला कि अपने माँ को देखो, वो कैसे अपना पूरा काम एक दिन में अच्छे से करती हैं और किस तरीके से करती हैं जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं होता। उसी तरीके से मैं अपना काम ऐसे करूं जिससे मेरी टीचर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथी जो भी हैं वो इतने अच्छे से देखें और मुझे ऑब्जर्व करें कि हाँ इस लड़की ने कितने अच्छे से करा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हमें उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली। मैं तो कभी कभार ये सोचती हूँ कि मतलब पीएम को कैसे पता चल जाता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो उनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं। और आज मैंने उनका ये प्रोग्राम देखा तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और अब मैं अपना एग्ज़ाम जो भी मेरे बोर्ड्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे से दे सकती हूँ। मैंने आज आपका प्रोग्राम देखा, मुझे उस प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली जो कि टाइम मैनेजमेंट है। मेरी ये समस्या रही है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती, पर आपके इसे देखने के बाद, इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैंने टाइम मैनेज करना सीखा। जो हम काम पूरे 6 दिन में एक साथ करते हैं मैं उसे अब विस्तार से करूँगी। It was my pleasure that I got an opportunity to listen to your speech and it was a very great experience for me. I have learned many things from you, and the first and most thing which I learned from you is that whenever our mind is fresh, the main thing that we are supposed to do is that the topic which we don't like or the thing which we are suffering from, which we don't understand, that is the thing which we have to go for first. Secondly, when we are done with it for 1 hour, after that we can go for the subjects or topics which we are good in, because that is something which we can cope up with. Thank you sir, it was my pleasure that I got an opportunity to listen to you. तो मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली। मेरे मन में जितना दबाव था मैं उसे कम कर पाया। तो मुझे रिलीफ मिला है मानसिक तकलीफ़ों से कि परीक्षा मेरी बहुत हार्ड होएगी, कैसे होएगी। तो मुझे उससे जो प्रधानमंत्री जी ने हमें सलाह दी उससे हमें काफ़ी आराम मिला है और हमें पता चला है कि हमें परीक्षाओं को कैसे देना है और रिलीफ बहुत मिला है। विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि जो उनको परीक्षाएं देनी थी अब वो तनाव में नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद वो अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करने लगे हैं। इस बार वो तनाव मुक्त परीक्षाएं देंगे। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों और एनएसएस स्वयंसेवकों से मुलाकात की। कलाकारों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ स्मारक सिक्का जारी करेंगे। ये रैली दिन और रात के एक हाइब्रिड कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जाएगी और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होगा। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हैं। इस बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो त्रिपुरा की बात हो, नागालैंड की बात हो, मेघालय की बात हो, इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और यहाँ पे अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो 16 फरवरी को मतदान तय किया गया है और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और इन तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अगर वो सत्ता में आना चाहती है तो बहुमत से एक ज़्यादा यानी 31 सीटें लानी होंगी। और बीजेपी इस वक्त इनकी जो रणनीति है वो ये कि ऐसे उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाए जो अपने कार्य क्षेत्र में, जो अपने कार्य के दम पर, जो बीजेपी की प्रायोरिटी रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों का चयन करती है जो ग्राउंड जीरो पर अपने कार्य से, अपने काम से जनता के लिए वो हमेशा काम में लगी रहती हों। ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी चयन करती रही है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में फिल्मों पर बात करते हुए कहा कि भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अनुमति के बाद ही फिल्म थिएटर में आती है। उन्होंने बॉयकॉट ट्रेंड पर बात करते हुए कहा कि भारतीय फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। ऐसे में बॉयकॉट जैसी बातें वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। भारत सरकार ने जहां एक और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है कि कोई भी फिल्म सिनेमा में जो जाएगी वो वहां से पास होकर ही जाएगी और वो उन पहलुओं पर नज़र भी रखते हैं। बड़ी तादाद में मेंबर्स उस पर बनाए गए हैं और जब वो वहाँ से उसको अनुमति मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, तब जाके वो सिनेमा हॉल में आती है। हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही है। तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है, उस हाउस के साथ। लेकिन वातावरण खराब करने के लिए कई बार तो पूरी जानकारी हुए बिना भी कई लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका और भारत ने चीतों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक फरवरी के दौरान 12 चीते और भारत लाए जाएंगे। ये सभी पिछले साल नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में शामिल होंगे। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौता पूरा हो गया है। फरवरी में 12 चीतों के लाने के बाद अगले 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीते लाने की योजना है। मंत्रालय के मुताबिक चीते की आबादी को बहाल करना भारत की प्राथमिकता है और इसके अहम और दूरगामी संरक्षण नतीजे होंगे।
एमओयू भारत में व्यवहार्य और सुरक्षित चीता आबादी तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और संरक्षण को बढ़ावा देता है। एमओयू की शर्तों की प्रासंगिकता चेक करने के लिए हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक सिंधु जल के संबंधित आयुक्तों के जरिए इस महीने की 25 तारीख को नोटिस दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान से संधि का भौतिक उल्लंघन सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में भाग लेने का आह्वान किया है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को यह नोटिस जारी करना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि भारत हमेशा से इस संधि को ज्यों का त्यों लागू करने का प्रबल समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान भारत ने आपसी सहमति से रास्ता खोजने के लिए प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने विवाद निपटाने की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। आधार के जरिए ई-केवाईसी लेन देन अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच 18.53% बढ़कर 84.8 करोड़ हो गया, जो कि जुलाई से सितंबर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले 18.53% की वृद्धि है। अकेले दिसंबर में आधार का उपयोग करते हुए 32.49 करोड़ ई-केवाईसी लेन देन किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 13% अधिक है। दिसंबर 2022 के अंत तक अब तक आधार ई-केवाईसी लेन देन की संख्या कुल मिलाकर 1382.73 करोड़ हो गई है। आधार धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही ई-केवाईसी लेन देन किया जाता है और भौतिक कागजी कार्रवाई और केवाईसी के लिए व्यक्तिगत रूप से सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसी तरह लोगों द्वारा भी आधार समर्थित लेन देन को अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अकेले दिसंबर के महीने में 208.47 करोड़ आधार समर्थित लेन देन किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 6.7% अधिक है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 8,829.66 करोड़ आधार समर्थित लेन देन दिसंबर 2022 के अंत तक किए गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने मन की बात साझा करते हैं। साथ ही वे इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और बच्चों को कई जरूरी सीख भी देते हैं। यही कारण है कि इस कार्यक्रम के प्रति युवाओं का आकर्षण बहुत ज्यादा है। भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लालरेनुंगा ने और अधिक युवाओं से मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया है। मोदी साहब ने हमें बहुत इंस्पायर करता है, बहुत मोटिवेट करता है। और जैसे कि हमारा जैसे कोई भी कंपटीशन होता है उससे पहले हमें सबको बात करता है, मोटिवेट करता है। और कंपटीशन के बाद जीते या हारे हमें सबको मिलता है और बात भी करता है, तो उससे हमें बहुत हौसला और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिल जाता है। मन की बात से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता है हमें। और मन की बात में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो जो हमारा मोदी जी ने जो स्टोरी जो बताता है, हमारा जो यंग एथलीट्स लोगों को और मैं खुद को बहुत इंस्पायर देता है। और वहीं भारतीय एथलीट और लॉन्ग जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एल्डोस पॉल का कहना है कि मन की बात देश भर से प्रेरणा प्रदान करने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करता है। हमारा पूरे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट स्टेट में हर एक विलेज में हर एक घर में छोटी छोटी इंस्पिरेशनल स्टोरीज कुछ ना कुछ एक दिन चलते रहे, लेकिन वो तो मीडिया और नहीं तो पीपल में रीच नहीं होता है। लेकिन मन की बात में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने से ज़्यादा क्या है शेयर करके हमारा पूरे इंडिया में वो स्टोरी रीच कर रहे हैं। वो तो बहुत एक कॉमन मैन को सेलिब्रिटी बन सकते हैं, क्योंकि हम हर एक क्या है हर एक मीडिया और हर एक चैनल्स में ही सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को स्टोरी सुनते हैं, कॉमन पीपल को स्टोरीज नहीं मिलते हैं। लेकिन मन की बात में ऐसा नहीं है, इधर एक कॉमन मैन भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर
का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें से सबको एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग में ऐसा लोग जी रहे। इसमें से हमको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में जैसी कोई चीज नहीं होती हैं और यदि विषय वस्तु प्रभावशाली हो तो फिल्म देश की सीमाओं के परे दर्शकों से जुड़ सकती है। आज मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के उद्घाटन से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव अन्य देशों के फिल्म उद्योग के साथ जुड़ने और सहयोग करने का एक मंच उपलब्ध कराते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि साझा इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और सभ्यताओं को प्रदर्शित करने वाली फिल्मों का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में 14 देशों की 58 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। India has traditionally a long historical and cultural ties with the SCO region, and we have seen the impact of that, the way our films have been received in that region. The total 58 films will be screened from 14 countries, and you'll be glad to know that the opening film will be Apatha. SCO is a confluence of diverse cultures, civilizations, and a cradle of rich traditions of art and culture. This film festival can offer a lot through the films, not only to the guests who have come from all these countries, but also for the local producer and directors and the film fans to see and appreciate that. तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।